नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 17 फेब 2021 की जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। जीके के जो टोटल 40 सवाल पूछे गए थे, सारे सवाल मिल चुके हैं। ऑप्शन सहित सभी सवाल देखने वाले हैं, क्योंकि आज सेकंड शिफ्ट में लगभग मैक्सिमम सवाल 40 में से 20 प्लस सवाल हैं। ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो कथन पर आधारित है, मतलब कौन सा कथन सही है या फिर इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित है। इस टाइप से काफ़ी पैटर्न चेंज करके यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इससे पहले 17 फेब की प्रथम पारी का वीडियो डाला था, यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। इन दोनों ही शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आपको एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक से ही ज्वाइन करना, अदरवाइज फेक चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। और सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर ग्रुप डी का फॉर्म डाला हुआ है या अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, फिर रेलवे है, बैंकिंग है, तो इन सभी के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है अभी टाइम मैनेजमेंट के लिए, अपनी तैयारी को परखने के लिए। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन ऑफर। इसमें आपको 100 प्लस एग्जाम्स की, कितने भी एग्जाम की आपकी तैयारी कर रहे हो, एक ही पास के अंतर्गत आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और इसमें भी यदि आप टीटी जीके कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए अभी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह के, सारे मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सवाल कंटिन्यू करते हैं, देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में जो 40 सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल यहाँ पर ऑप्शन सहित मिल गए हैं। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। और सुनील भाई ने जो भी सवाल बताए वो ऑप्शन सहित बता दिए हैं, क्योंकि आज जो आपके 17 फेब के सेकंड शिफ्ट में सवाल पूछे गए वो ऑप्शन पर आधारित मैक्सिमम सवाल थे। तो इसलिए सुनील भाई का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी भाइयों का सहयोग रहा और सारे सवाल यहाँ पर मिल गए। देखिएगा पहला सवाल, निम्न बंदरगाह स्थल में से गलत सुमेलित कौन सा है। यहाँ पर इस प्रकार से तूतीकोरिन तमिलनाडु दे रखा था, मतलब कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। और मोरमुगांव गोवा दे रखा है, कांडला गुजरात, पारादीप पुदुचेरी। तो इसमें गलत हो जाएगा, पारादीप है, ये ओडिशा में है। इससे पहले बता चुका हूँ ये और रिपीट हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट से, पारादीप ओडिशा में है। और ये सभी मैंने बताए हुए हैं। तूतीकोरिन है चेन्नई, एनोर बीच यहाँ पर तमिलनाडु में हो जाएगा दोनों ही, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, हल्दिया और कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और पारादीप है ओडिशा में। यहाँ पर ये गलत था। अगला सवाल देखिएगा, गलत सुमेलित कथन एक और पूछा गया है, जिसमें इस प्रकार दिया गया था, रबड़ उत्पादन में प्रथम राज्य है वो केरला है, जो कि सही सुमेलित है। गेहूं उत्पादन में प्रथम आपको पता होगा, मैं बता चुका हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में प्रथम हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में प्रथम है, ये भी बताया हुआ है जब आपके आया था कि सबसे ज़्यादा शुगर का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, उसमें मैंने बताया था कि शुगर केन का कहाँ पर होता है, गन्ना का भी यूपी में होता है। चाय उत्पादन प्रथम है, ये भी बता चुका हूँ, इसमें आपको ये इजीली आप टिक कर सकते थे। गेहूं उत्पादन प्रथम है उत्तर प्रदेश, न कि पंजाब। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा गलत कथन है। एक और गलत कथन से सवाल पूछा गया है। इस टाइप से ऑप्शन थे कि चरक बुद्ध का चिकित्सक था, फिर था कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ है, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा, और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इसमें से ये ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, क्योंकि चरक बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, जीवक थे। जो बुद्ध के, भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन थे, वो थे जीवक, उनका नाम है, बुद्ध के निजी वेद थे। तो ये आपके सही हो जाएगा, चरक गलत स्टेटमेंट जो आपको सिलेक्ट करना था। बाकी ये आपको पता होना चाहिए, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी उपगुप्त ने। अगला सवाल देखिएगा, मरुस्थल एवं देश कौन सा सही मिलान नहीं है। इस टाइप से ये एक और पूछा गया है, जिसमें ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया दे रखा था, बिल्कुल सही मिलान है। कालाहारी आपको पता होगा, ये भारत में इस प्रकार का कोई भी डेजर्ट नहीं है, कालाहारी है, ये भारत में न है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आपको पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और पैटागोनिया अर्जेंटीना में है, ये सही सुमेलित था। अब मैं बता देता हूँ ये प्रमुख जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है। जैसे कि बात करें आपके, इससे पहले एनटीपीसी में आया था तकला मकान डेजर्ट है, तो ये चाइना में है। और फिर गोबी मरुस्थल भी आ चुका है एनटीपीसी में, मंगोलिया में है। और बात करूँ जो कालाहारी था वो आपके बोस्वाना में है, न कि इंडिया में। नूबियन मरुभूमि सूडान में है, मोजेओ मरुस्थल है यूएसए में। और बात करूँ विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा, तो ये अट्टाकामा है। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये चिल्ली में है। बात करें अपन सहारा की, तो उत्तरी अफ्रीका में है। कालाहारी रेगिस्तान है, ये आपके हो जाएगा बोस्वाना, या जो कि दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में आ जाता है ये। और अगला बात करें अपन विश्व का जो एक मरुस्थल है, अलगे जीरा रेगिस्तान, जो सूडान में है। पेटागोनिया है, जो ऑप्शन में था अर्जेंटीना हो जाएगा। रुब अल खाली सऊदी अरब में है। सोरो
सोनोरान मरुस्थल है ये मैक्सिको में है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा हेर्बिसाइड यानी शाकनाशी है। शाकनाशी का मतलब जो अनावश्यक रूप से गलत स्थान पर उग जाते हैं अनचाहे पौधे, तो उनको नाशक करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है उसमें ये ऑप्शन दिए गए थे, तो ये करेक्ट हो जाएगा 2 फॉर डी। मतलब क्या हो गया, 2 फॉर डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। बाकी एल्ड्रिन की बात करो तो ये कीटनाशक है, न कि शाकनाशी हैं। जो शाक रहते हैं अनचाहे पौधे हैं उनको नाश करने के लिए शाकनाशी, ये एल्ड्रिन न होकर एक कीटनाशी है। डीडीटीपी एक कीटनाशी हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है GSAT-29 जो सैटेलाइट है उसमें एक उच्च हाई रेजोल्यूशन वाला ऑन बोर्ड कैमरा लगा हुआ है, उसका नाम क्या है। तो ये GOI GSAT-29 में एक हाई रेजोल्यूशन का कैमरा जिसका संदर्भ नाम किया गया है GOI करके। और GOI इसमें क्या करेगा, ये हिंद महासागर में जो भी एनिमी जहाज है, शिप है, उनको ट्रैक करने में ये सक्षम है। GSAT-29 जो कि 2018 में लॉन्च किया हुआ एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। व्हीकल GSLV Mark 3D2 से इसको भारत में ही सतीश धवन से लॉन्च किया गया था 14 नवंबर 2018 को। GOI उसका कैमरा का नाम है। नेक्स्ट देखिएगा, 100 निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट हाफ बाइट होता है। तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, तो 100 में कितने हो जाएंगे, आप 100 में सिंपली 4 का गुणा कर दीजिए, आपके आ जाएगा 400 बिट्स हो जाएंगे 100 निबल में। आपको ये पूछ ले कि 100 निबल में कितने बाइट होंगे, तो आधा कर दीजिए, क्योंकि एक निबल में हाफ होता है, तो 100 निबल में 100 का आधा कर दीजिएगा 50। एक क्रम में 2 बिट्स होते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, इसलिए जो 4 बाइट हैं, या फिर मैं कहूँ कि इसका दोगुना 8 कर दिया तो ये पूरा 1 बाइट हो जाएगा। तो 8 बिट्स 1 बाइट, 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। तो ये अगला सवाल देखिएगा, 200 रुपये का जो नोट है उसके पीछे किसका चित्र अंकित है। तो ये सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है ना, उसका चित्र अंकित है 200 रुपये के नोट पर। और आपको 10 रुपये के नोट पर मिलने वाला है कोणार्क सूर्य टेम्पल जो ओडिशा में है। वैसे यदि आपके पास ये सभी नोट थे पास में एग्जाम में, जब एग्जाम दे रहे थे, तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते थे यदि आपको पता नहीं था तो भी। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा, 50 के नोट पर हम्पी का रथ जो कर्नाटक में है, 100 रुपये के नोट पर आपको रानी की वाव मिल जाएगी जो कि गुजरात में है, 500 रुपये के नोट पर आपको रेड फोर्ट मिलने वाला है, 2000 के नोट पर मंगलयान। लाल पांडा कौन से पेड़ की पत्तियां खाता है, इस टाइप से, तो बांस हो जाएगा। लाल पांडा है, ये बांस की पत्तियां खाता है, और इसके अलावा ये घास है, लाइकेन, जड़, फूल पत्तियां भी खाता है। अगला सवाल देखिएगा, बायोस की फुल फॉर्म है, ये रिपीट हुआ है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। दिल्ली पुलिस में आया था सेम सवाल। पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में है, कपूरथला में। सभी को पता होना चाहिए, इजी सवाल था। 1986 को ये स्थापित हुई थी पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री। और ये भारतीय रेल का दूसरा रेल कोच कारखाना जो कपूरथला में है। तो प्रथम कौन सा, तो वो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF है, जो कि चेन्नई में है, 1955 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो कोच वाली फैक्ट्री है उसमें मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, ये रायबरेली यूपी में है, 2012 में स्थापित हुई है। अगला सवाल, MS वर्ड में कंट्रोल A का क्या कार्य है, ये इजी था। जो भी MS वर्ड में टेक्स्ट है उन पूरे को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A हो जाएगा। भाप शक्ति से चलने वाला जहाज जिसका नाम है कामागाता मारू किस देश का था, ये आपको पूछा गया है। तो ये भी आप कह सकते हो एक्स्ट्रा फैक्ट से आया, किस टाइप से आया। इससे पहले आपका एग्जाम में सवाल आया था, NTPC की बात कर रहा हूँ, NTPC में आया था कामागाता मारू जो जहाज है वो घटना कब की है, ये घटना है 1914 की, वो आपका करेक्ट था। जिसमें मैंने बताया था कि इस जहाज को एक जापान का जहाज था जिसको हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरतीस सिंह ने खरीदा था। तो यहाँ पर पूछ लिया किस देश का जहाज था, तो जापान का हो जाएगा। इसमें घटना क्या हो गई, तो जहाज जब ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से रिटर्न होकर वापस कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा कि इंडिया से कोलंबिया ले जा रहा था टोटल 376 यात्रियों को, लेकिन वहां पर केवल 24 यात्रियों को ही कनाडा पे उतारा गया, बाकी को वापस रिटर्न भेज दिया गया इंडिया को। तो वापस रिटर्न होकर ये कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा। तो बात है ये 27 सितंबर 1914 की। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर फायरिंग कर दी जहाज में और 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और जहाज में कुल 376 यात्री थे, 24 तो यहाँ पर उतर गए थे कनाडा में, लेकिन बाकी जो रिटर्न आ गए थे 352, इनमें से 19 लोगों की मौत हो गई थी क्योंकि इनको प्रवेश नहीं दिया गया था वहाँ पर। और इस घटना के तहत 2014 में इसकी स्मृति में
भारत सरकार ने 100 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया था। अगला सवाल यहाँ पर तमाश जो पुस्तक है इसके लेखक है, ये भी सेम सवाल एनटीपीसी में इससे पहले पूछा हुआ है, रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट रिपीट हुआ कि तमस जो पुस्तक है इनके ऑथर कौन है, तो ये भीष्म साहनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई है ये 1973 में। तो भीष्म साहनी तमस पुस्तक के ऑथर हैं। अगला सवाल, मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो रोनाल्ड रॉस को दिया गया है, जो भारत में जन्मे एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। इनको मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को ये 1902 में नोबेल प्राइज दिया गया था। किसको ओलंपिक में शूटिंग में कोई मेडल नहीं मिला है, जो भारतीय शूटिंग के प्लेयर हैं जिनको ओलंपिक में अब तक कोई भी मेडल नहीं मिला है, ये 4 ऑप्शन एग्जैक्ट दिए गए थे। तो इसमें एक था जीतू रॉय हैं, जीतू राय हो जाएगा, फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ था, विजय कुमार था और गगन नारंग था। तो जीतू राय करेक्ट है, क्योंकि इनको अब तक ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं मिला है। इनको दोस्तों ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2014 में सिल्वर मेडल मिला था, ओलंपिक में नहीं मिला। बाकी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, इनको 2004 के एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला था। विजय कुमार को 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर, और गगन नारंग को भी 2012 के ओलंपिक जो लंदन में हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अगला सवाल, नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है, तो नाभिकीय जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इनके जनक है अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो जाएगा। बाकी मैं बात करूं फादर ऑफ मॉडर्न केम फिजिक्स हैं, जो आधुनिक भौतिकी हैं, इनके जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। और वैसे जो फिजिक्स के जनक माना जाता है वो आइजैक न्यूटन और गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन भी हो जाएंगे इसके साथ साथ। और फादर ऑफ केमिस्ट्री है वो एंटोनियो लेवजियर हो जाएंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी है वो एरिस्टोटल है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व किया है। अब तक भारत ने इंडिया में कितनी बार एशियाई गेम्स है वो होस्ट हुए हैं, तो 2 बार हुए हैं। और पहला तो जो सबसे पहला संस्करण था एशियाई खेलों का 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये एडिशन है, सबसे पहले भारत में आयोजित हुआ था। उसके बाद 1982 में एशियन गेम्स इंडिया में 2 बार अब तक आयोजित हो चुके हैं। मैं बात करूँ नेक्स्ट 2022 में एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे, तो ये होंगझाऊ चाइना में होने वाला। उसके बाद 2026 में नगोया जापान में होंगी। और जो प्रथम एशियाई गेम्स 1951 जो इंडिया में होस्ट हुए हैं उसमें रैंक इंडिया की क्या रही है, सेकंड रही है, क्योंकि कहीं से भी सवाल बन रहे हैं तो ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो 15 गोल्ड जीते इंडिया ने, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और 2018 में जो प्रीवियस एशियंस गेम्स हुए हैं वो जकार्ता पालेम्बंग इंडोनेशिया में हुए हैं, जहाँ पर इंडिया की रैंक रही है 8वीं। आपको यहाँ पर क्या होमवर्क करना है कि जकार्ता पालेम्बंग 2018 में जो इंडोनेशिया में एशियंस गेम्स हुए हैं उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वो जरूर देख लेना। MS ऑफिस में F1 फंक्शन कुंजी का कार्य आपको पूछा है, तो इससे पहले F2 का आया था जब मैंने F1 का भी बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो ये हेल्प स्क्रीन है वो डिस्प्ले करेगा, F1 फंक्शन की हो जाएगी। F2 है वो कल आया था रीनेम करने के लिए, जो भी सिलेक्टेड आपके फाइल फोल्डर है उसको नेम चेंज करने के लिए। यहाँ की आप देख पा रहे हो ये ज़्यादातर पूछी जाती है, टोटल आप देख सकते हो ये 5 से 6 की है, तो इसको याद रखना। वैसे 12 टोटल फंक्शन की रहती है। F5 बहुत बार आता है रिफ्रेश के लिए। F7 वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम और स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए। F11 है ये फुल स्क्रीन एंटर और एग्जिट करने के लिए। F12 सेव एज विंडो ओपन करने के लिए। लिक्विड जो नाइट्रोजन रहती है काफ़ी कूल ठंडी रहती है, तो लिक्विड नाइट्रोजन का आपको पूछा है क्वथनांक कितना होता है, तो इसका क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 196 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 195। ये माइनस में ध्यान रखना, -195.8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और इसका जो गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं वो नाइट्रोजन का है -210 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाकी यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में इसका हो जाएगा -218 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट -183। अगला सवाल दिखेगा, डेक्कन जो ओडिसी है वो क्या है, तो दक्कन ओडिसी है एक लग्जरी ट्रेन है, शाही ट्रेन हो जाएगी, जो महाराष्ट्र में है। एक पर्यटन के लिए 2004 में इसको शुरू किया गया था। पैलेस ऑन व्हील्स मॉडल पर ये आधारित है लग्जरी ट्रेन। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी आपको पूछा है, ऑप्शन में आपकी संतोष ट्रॉफी दिया गया था वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रमुख जो फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट होते हैं, कप होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, जैसे
कि रोवर्स कप है फुटबॉल का है, संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो कप है, डुरंड आशुतोष है, मर्डेका है, यूरो है, फीफा है, ये सभी फुटबॉल के प्रमुख टूर्नामेंट हो जाएंगे। कहाँ पर जंतर मंतर नहीं है ये भी मैं बता चुका हूँ, इससे पहले एनटीपीसी में सवाल आ चुका है सेम सवाल। इस प्रकार ऑप्शन थे, इसमें नागपुर करेक्ट हो जाएगा। बाकी जयपुर में जंतर मंतर है, उज्जैन में भी है, वाराणसी में भी है, दिल्ली में भी है, मथुरा में भी। टोटल 5 वेधशालाएं हैं जो कि स्वाई जय सिंह ने इनका निर्माण कराया था। ये कौन सी है एक बार जरूर देख लीजिए दोबारा, जयपुर है, उज्जैन है, मथुरा है, दिल्ली है और वाराणसी में हो जाएगी। और सबसे पहली जो वेधशाला जंतर मंतर बनाया गया है जय सिंह के द्वारा, वो कब और कहाँ बनाया गया था ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर सवाल आ जाते हैं। प्रथम जो जंतर मंतर वेधशाला है वो 1725 में दिल्ली में बनाई गई थी। उसके 9 वर्ष बाद सेकेंड है ये 1734 में बनाई गई थी जयपुर में। प्रथम दिल्ली 1725, फिर 1734, उसके बाद 1748 में 3 वेधशालाएं मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में है वो जय सिंह ने बनवाई थी। फिर देखिएगा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज हैं, जो मिश्र धातु की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सी मिश्र धातु है उसमें टिन नहीं है। तो कौन सी में टिन का प्रतीक SN होता है, बहुत बार आ जाता है। कौन सी जो एलॉय मिश्र धातु है जिसमें टिन नहीं है, तो ये ऑप्शन थे, एक तो घंटा धातु, बेल मेटल, गन मेटल था, ब्रास यानी जो पीतल था। तो इसमें से आपकी ब्रास आपको पता होना चाहिए, जो पीतल रहता है उसमें तांबा और जस्ता रहता है। बेल मेटल में तांबा और टिन रहता है, आपको ध्यान होना चाहिए। बेल मेटल है, गन मेटल है, तो ये सभी मैं आपको बता देता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है। इसका मैंने अलग से एक स्नैप भी डाला हुआ टेलीग्राम चैनल पर। तो कांसा का हो जाएगा तांबा प्लस टिन। ब्रॉन्ज में क्या रहता है, एलॉय में तांबा 90% है, टिन 10% है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, देखिएगा। फिर आपकी पीतल है, जो ब्रास है उसमें तांबा रहता है 70% और फिर आपकी जिंक जस्ता रहता है 30%। गन मेटल में पता होना चाहिए तांबा जस्ता टिन रहता है, तो गन मेटल में टिन होता है 8% का आसपास रहता है। जिंक जो तांबा मैक्सिमम रहता है 90% है गन मेटल में, तांबा जस्ता टिन। जर्मन सिल्वर में देखिए सिल्वर नहीं होता, बहुत बार आता है सिल्वर, इसमें नहीं होता। तांबा जस्ता निकल होता है, निकल कॉपर जिंक होता है। तो इसमें 60% है वो कॉपर है, फिर जिंक 20% है, निकल भी 20। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम और मैंगनीज होता है। ड्यूरेलियम में एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में आयरन और निकिल प्लस क्रोमियम होता है। स्टील में लोहा प्लस कार्बन है। फ्यूज तार में क्या होता है, सीसा और टिन का परसेंटेज है। ये एक बार आपके राजस्थान के LDC एग्जाम आया था। फ्यूज तार में होता है, सीसा होता है 37% और टिन होता है 63%। फिर आपको नाइक्रोम का पता होना चाहिए, लोहा निकल क्रोमियम है, एल्निको हो गया। फिर आपकी घंटा धातु जो ऑप्शन में था उसमें टिन होता है, तांबा और टिन होता है। सोल्डर धातु में सीसा और टिन होता है। कृत्रिम सोना में क्या होता है, एल्यूमिनियम और कॉपर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर पूछा गया है, एक स्टेटमेंट कथन दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ है, ये किसने कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू देशभक्त और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, ये कथन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। किन का, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, किन की पुस्तक है, अबुल कलाम आज़ाद की है। तो इसी पुस्तक में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू देशभक्त और जिन्ना राजनीतिज्ञ है ये स्टेटमेंट दिया था। फिर देखिएगा कल्पना 1 किस प्रकार का सैटेलाइट है। तो कल्पना जो फर्स्ट है वो एक मौसम संबंधी उपग्रह हो जाएगा, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, जो लॉन्च हुआ था 2002 में। ये डीएक्टिवेट कर दिया गया है 2017 में। रॉकेट PSLV-C फोर्स इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के द्वारा कौन सा उपग्रह ऑपरेट किया गया है। देखिएगा ये भी सवाल आप कह सकते हो रिपीट हुआ है NTPC में, कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ। इससे पहले आपकी जो NTPC में सवाल आया था कि बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन और दूर संचार क्षेत्र से जुड़े विषयों पर सूचनाएं एकत्र करने में सहायता हेतु IIT कानपुर के छात्रों ने 2011 में कौन सा सैटेलाइट बनाया था। तो यहाँ पर सवाल में स्पष्ट रूप से दे रखा था, जो मैंने बताया था आपके NTPC एग्जाम में, कि IIT कानपुर के छात्र ने 2011 में इन सभी के लिए कौन सा सैटेलाइट बनवाया था। तो ये जुगनू सैटेलाइट है वो बनवाया गया था। इस टाइप से आपके पूछा गया था और आपको यहाँ पर बताया गया कि IIT कानपुर के छात्रों ने इसको बनाया है। तो यहाँ पर पूछा है कि IIT कानपुर द्वारा कौन सा उपग्रह ऑपरेट किया गया, तो ये जुगनू हो जाएगा, जो कि बाढ़, सूखा और आपदा प्रबंधन है, इन सभी पर सूचना एकत्र करने के लिए डॉक्टर NS व्यास के निर्देशन में इसको IIT कानपुर के स्टूडेंट के द्वारा जुगनू सैटेलाइट को निर्मित किया गया था। स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की
प्रथम पनडुब्बी, ये भी सवाल रिपीट हुआ है, 2 से 3 दिन पहले मैंने करवाया था। जो स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है, तो ये INS अरिहंत हो जाएगी। और ये न्यूक्लियर पावर्ड एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, पनडुब्बी है। और भारत यहाँ पर अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद छठा देश बन गया जिनके पास इस तरह की पनडुब्बियाँ हैं। इसके बिल्डर की बात करूँ, निर्माता की बात करूँ, तो ये शिप बिल्डिंग सेंटर है, विशाखापट्टनम हो जाएगी, जो कि 2009 को ये लॉन्च की गई थी। अगला सवाल, रात्रि के समय पर्वत पर ऊपर से नीचे की ओर या फिर कह सकते हो चोटी से ढाल की ओर बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, और ये पवनें कहलाती हैं अवरोही पवनें हो जाएगी, कैटाबैटिक विंड हो जाएगी। देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि पवनें उच्च दाब से न्यून दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। रात्रि को क्या होते हैं, रात्रि आपको पता है ठंडी होती है, तो ठंडी होती है तो पवनें क्या हो जाएगी, नीचे की ओर फ्रीज होगी, नीचे की ओर इनका बहाव हो जाएगा, यानी ये चोटी से ढाल की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर चलेगी तो वो अवरोही पवनें हो जाएगी। और इसके विपरीत होता है दोस्तों एक एनाबेटिक होता है, जिसे घाटी समीर बोला जाता है। ये जो आपकी कैटाबेटिक है इसे बोला जाता है पर्वत समीर, ऊपर पर्वत से नीचे की ओर पर्वत समीर। और घाटी समीर क्या होती है, एनाबेटिक में उल्टा होता है, क्योंकि ये पवनें दिन को चलती है, दिन गर्म होते हैं ना, तो इसलिए दिन के दौरान पर्वतीय जो प्रदेश में ढाल रहती है, जो भी स्लोप है, वो क्या गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण वायु है वो ऊपर की ओर उठेगी, वायु ढाल के साथ ऊपर उठती है, तो ये एनाबैटिक हो जाएगी। जो नीचे से ऊपर की ओर रहती हैं और ऊपर से नीचे की ओर जो ढाल चोटी से ढाल की ओर है वो अवरोही पवन है, या फिर आप कह सकते हो इसको कैटाबैटिक विंड। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी रेडियो एक्टिव नोबल गैस तत्व प्रकृति में पाया जाता है, मतलब जो नेचर में पाया जाने वाला नोबल गैस कौन सा जो एक रेडियो एक्टिव भी है। तो आपको पता होना चाहिए टोटल 6 हैं वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है नोबल गैस है। उसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। तो रेडॉन एक ऐसा एलिमेंट है, नोबल गैस है, जो कि रेडियो एक्टिव है और प्रकृति में पाया जाता है, तो ये रेडॉन RN हो जाएगा। बाकी बात करूं इन सभी नोबल गैसेस में सबसे अधिक मात्रा में जो वायुमंडल में पाया जाता है वो प्रचुर मात्रा में आर्गन है। सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस रहती है, 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर आर्गन यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया कौन सा संविधान संशोधन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित से यहाँ पर फिर से सवाल आप देख पा रहे हो, तो इस प्रकार से 101वां GST दे रखा था, तो ये सही सुमेलित हैं। 61वां मतदान की आयु इसमें 21 से 18 की गई थी, ये भी सही है। 102वां है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन हुआ था, वैधानिक मान्यता। और 72वां है ये काम करके कुछ दे रखा था जो कि गलत है। जो 72वां संविधान संशोधन 1992 की बात है, तो ये रिलेटेड है भारत सरकार और त्रिपुरा का एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक है। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के बीच एक समझौता को लागू करने के लिए संविधान के आर्टिकल 332 में यहाँ पर संशोधन हुआ था 72वें संविधान संशोधन में, जो कि त्रिपुरा राज्य से रिलेटेड हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के संबंधित एक समझौते से संबंधित है। और बाकी जो आपके ऑप्शन में दे रखे थे ये आपके NTPC में आ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदाता की जो आयु है, मतदान की आयु है, वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है। वो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत की गई है। 102वां संविधान संशोधन जो यहाँ पर एक ऑप्शन में दिया गया था 102वां है, इसमें राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। बात करूँ 71वें संविधान संशोधन की, तो इसमें 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था। फिर देखिएगा एक और पूछा गया कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है कि संयुक्त राष्ट्र की कुल ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं। ICJ में न्यायाधीश का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। UNSC में कुल स्थायी सदस्य 5 हैं। ICJ का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें कुल न्यायाधीश 15 होते हैं। तो इसमें से ये वाला जो स्टेटमेंट आप देख पा रहे हो बाकी सभी आपको पता ही होगा, लेकिन ICJ में मैं बता चुका हूँ ये स्टेटमेंट आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में कि ICJ में जो न्यायालयों का कार्यकाल रहता है वो 9 वर्ष का रहता है, न कि 5 वर्ष का। तो ये गलत आपको सेलेक्ट करना था, करेक्ट हो जाएगा। टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में, स्थापना 1945 को हुई थी। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ये बॉम्बे में पारित हुआ। कहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है ये बॉम्बे में, मैं आपको बता चुका हूँ। ये सेम फैक्ट 8 अगस्त 1942 को हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। फिर देखिएगा गलत सुमेलित बांध परियोजना एंड नदी आपको पूछा गया था। तो एक बांध दिया गया था, उनसे संबंधित नदी थी, कौन सा गलत सुमेलित है। तो ये आप देख सकते हो नाथपा जाकड़ी डैम है, झेलम नदी दे रखा था जो कि गलत था। नाथपा
जाखड़ी जो बांध है वो झेलम नदी पर नहीं है, ये सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, तो ये गलत सम्मिलित हो जाएगा। बाकी टिहरी भागीरथी पता होगा, इंदिरा सागर बांध है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, नागार्जुन है ये कृष्णा नदी पर है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो दोस्तों नाइट को 3:14 हुए हैं, क्योंकि आज जो सेकंड शिफ्ट के सवाल थे ना उसमें ऑप्शन के बहुत से सवाल पूछे गए थे जिसको खोजने में काफ़ी समय लग गया, क्या एग्जैक्ट ऑप्शन थे, इसलिए वीडियो काफ़ी डिले यहाँ पर बना रहा हूँ। और बाकी आपको पता होना चाहिए अभी आपके 18, 19, 20 को हैं वो आईबी के एग्ज़ाम होंगे, एनटीपीसी के एग्ज़ाम नहीं है, फिर 22 को एग्ज़ाम कंटिन्यू, उसके बाद 27 को है, फिर 1, 2, 3 मार्च को एग्ज़ाम है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बांध आप देख सकते हो, जैसे कि टिहरी बांध है वो भागीरथी उत्तराखंड में है, कोयना नदी महाराष्ट्र में है ये डैम, गांधी सागर चंबल नदी पर है, तो भाखड़ा नागल बहुत बड़ा था, सतलुज हिमाचल प्रदेश में है, और मैथन डैम आपको पता होना चाहिए बराकर नदी झारखंड में है, श्रीशैलम है कृष्णा नदी आंध्रा में, टिहरी भागीरथी उत्तराखंड हो जाएगा, और अलमाटी बांध भी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी कर्नाटक में है, फिर मैटूर डैम कावेरी तमिलनाडु में है, उकाई डैम ताप्ती गुजरात में हो जाएगा, कृष्णा सागर है कावेरी कर्नाटक में, नागार्जुन सागर इंपॉर्टेंट है, कृष्णा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, सरदार सरोवर है नर्मदा नदी गुजरात में, हीराकुंड महानदी उड़ीसा में। एक सवाल देखिएगा रिपीट हुआ है, केरल में मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये थोरियम हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको पूछा गया था। सही सुमेलित जो अनुसंधान केंद्र दे रखा था, जैसे कि चमड़ा अनुसंधान केंद्र शिमला दे रखा था, आलू अनुसंधान केंद्र देहरादून था, आयुष अनुसंधान केंद्र कानपुर था, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो काजरी हैं वो जोधपुर राजस्थान दे रखा था, जो करेक्ट सही सुमेलित हैं। और बाकी यहाँ पर बात करूँ आपको पता होना चाहिए चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये जो चमड़ा अनुसंधान संस्थान है वो चेन्नई में है, और औषधि अनुसंधान संस्थान भी ऑप्शन में था कानपुर में, ये लखनऊ में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान ये भी लखनऊ में, कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में, वन अनुसंधान देहरादून में। ऑप्शन में एक आपके आलू का दे रखा था, यहाँ पर किसको रिलेट कर रहा था, देहरादून में नहीं है, आलू है ये शिमला में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, चावल का है कटक में, और वन अनुसंधान है ये देहरादून में है। कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है, ये भी सही सुमेलित आपको बोल रखा था, कौन सा सही सुमेलित है, नरोरा यूपी जहाँ पर सही था, तारापुर है ये महाराष्ट्र में न कि आंध्र में है, कुडनकुलम आपको दे रखा था जो केरला में न होकर कुडनकुलम है तमिलनाडु में, तो आप देख सकते हो तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में, काकरापार गुजरात, जैतपुरा महाराष्ट्र, नरोरा यूपी, कलपक्कम तमिलनाडु, केगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु में। गलत कथन कौन सा एक और पूछा गया है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान दे रखा था, जो सही स्टेटमेंट है। मेघालय की राजधानी कोहिमा नहीं है, शिलोंग है। कोहिमा राजधानी किसकी है, नागालैंड की। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम दे रखा था, ये भी सही था। NH 48 कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो नेशनल हाईवे 48 है, ये कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से चेन्नई तक है, 2807 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस कवर करता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य से होता हुआ जो इंडिया का मैप है यहाँ से इस प्रकार ये चलता है। अगला सवाल देखिएगा, अशोक किस वंश के शासक थे, तो अशोक है ये मौर्य वंश, इजी सवाल हो जाएगा। मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, इनका शासनकाल 268 से 232 BCE। फादर का नाम क्या है, बिंदुसार हो जाएगा। तो इस टाइप से 40 सवाल हो गए हैं। देखिए एक और सवाल स्टूडेंट बता रहे हैं कि इस टाइप से एक सवाल पूछा गया था, तो ये किस प्रकार से था, शायद रीजनिंग में हो सकता है कि 1 किलोग्राम कार्बन गर्म करने में कितनी मात्रा CO2 की उत्सर्जित होती है। तो इस सवाल की बात करूं तो 3.67 किलोग्राम यदि ऑप्शन में था तो करेक्ट कर सकते थे। बाकी स्टूडेंट जो ऑप्शन बता रहे कि 1 kg CO2, 10 kg CO2, 100 kg, इस प्रकार ऑप्शन नहीं था शायद, तो एग्जैक्ट सवाल में लैंग्वेज चेंज थी, वो आप कमेंट करके बताना। 1 किलोग्राम कार्बन गर्म करने पर कितनी CO2 उत्सर्जित होगी। देखिए कार्बन गर्म कर रहे हैं मतलब उसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ में, क्या बन जाएगा, CO2। कार्बन का कितना हो जाएगा, तो इसका मास परमाणु भार हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का 16 और दोनों 32 हो जाएगा। टोटल ये कितने हो गए, ये आपकी 44 हो गई। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि ये 12 ग्राम जो कार्बन है यहाँ से 44 ग्राम CO2 बन रहा है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए 12 ग्राम आपकी कार्बन से है वो 44 ग्राम CO2 बन रहा है। आपको पूछा है 1 kg कार्बन में, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, दोनों साइड से 1000 से करना पड़ेगा, तो कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 44 रहने वाला है किलोग्राम में भी, तो 12 kg कार्बन से 44 kg CO2 बन रहा है, तो 1 kg कार्बन से 44/12 करेंगे 3.66 kg आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इस मेहनत के लिए लाइक बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिए। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे जो वीडियो देख लेते हैं बाकायदा लाइक भी करते हैं लेकिन
चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और डिस्काउंट कोड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए TTG के। तो वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।